बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रुहेल अकबर और मेरे साथ इस वक्त हमारे मुल्क की बड़ी मोतबर शख्सियत तजिया निगार, सियासी तजिया निगार हम इनको कहेंगे, जो इदारों का पोस्टमार्टम करेंगे। हम इनसे बहुत कुछ पूछेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आप लोगों के लिए वो एक नई कहानी होगी हर दफ़ा। तो जनाब जुल्करनैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून यानी कि पीडीएम का जलसा था लाहौर में। लाहौर क्योंकि नून लीग का गढ़ समझा जाता है और गढ़ जो होता है वो बड़ा मान होता है लोगों को। और मरियम नवाज शरीफ तो पहले जाके घर घर गली गली जाके पैगाम दिया, मैसेज दिया। उसके बाद पीडीएम के जितने 11 सियासी जमातें उसमें शामिल हैं, सियासी मजहबी जमातें, उन 11 जमातों का 13 को जलसा था। और उससे पहले एक बड़ी इनकी शोरो होगा था कि आर होगा या पार। ना कुछ आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि इनका, मैं समझता हूँ कि जो इनका अपना सियासी मुस्तकबिल था वो पार हो गया। और इनके जो दौरे हुकूमत में इदारों के साथ खेला गया, इदारों को तबाह किया गया। इदारों में बैठे अफसरान को एक लालच दिया गया, उनको पुरकशी ओहदे दिए गए और वो अपने जाती इनके पसंद नापसंद पे सारे मुनसर होते थे। तो आज हम बात करेंगे वापडा की, क्योंकि वापडा हमारे मुल्क का एक असासा है जिसने ना सिर्फ लाहौर को बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिजली का एक सिस्टम कायम किया हुआ है। बिजली की लोड शेडिंग पिछले दौर में बहुत ज़्यादा थी, उससे पिछले दौर में उससे भी बहुत ज़्यादा थी। और एक दौर था कि सीएम पंजाब खादमे आला शहबाज शरीफ साहब पंखा लेके खुद यादगार बैठ गए थे। उस दौर को अब याद करें तो बिजली का वैसे तो काफ़ी बहरान हल हो गया है, मगर कुछ इदारों को उन्होंने तबाह किया, कुछ नए इदारे बना दिए अपने लोगों को नवाजने के लिए। आजकल जो कंपनियां बनी हुई हैं, खासकर आईपीपीज में इन्होंने जिन लोगों को नवाजा, वो उस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं कि वो क्या एक सिस्टम था आईपीपीज का, ये कंपनियां क्यों बनाई गई और इसमें नवाज शरीफ का क्या किरदार है। देखिए, सबसे पहले मैं शायद इस सवाल को देखना चाहूँगा कि आपने कहा कि बिजली का बहरान हल हो गया था किसी तकरीबन। अब मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ रुपयों से खेलना का माहिर है, रुपयों से खेलने का माहिर है। नवाज शरीफ ने किया ये था, आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट बढ़ा दी थी। ठीक है, लोग बिजली को इस्तेमाल करते हुए डरने लग गए थे। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी थी, उसकी किसी हद तक बढ़ी, उसकी कम कंजम्पशन कम हो गई थी। सही सही। देखिए जी, हमारा मुल्क एक ऐसा अल्लाह पाक का तोहफा है कि हमारे यहाँ पे हमारी बिजली का तमाम तर बोझ अगर हम देखें तो बेनज़ीर साहिबा के दौर से पहले सारा हमारा इन्हिसार हाइड्रो पर था। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टर्बाइन्स लगे हुए थे जो आपका पूरा बोझ उठाते थे। और उस वक्त का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आज भी वही चल रहा है। बिल्कुल वही चल रहा है। आप अंदाजा करें कि वो किस कदर मुनज़्ज़म और किस कदर मजबूत निज़ाम था। अच्छा जी, अब हम आ गए आईपीपीज की तरफ। सबसे पहले ये मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने डाला। ठीक है, ठीक है जी। उन्होंने जब पहली बार पाकिस्तान को महंगी बिजली दी तो नवाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा चीखने वाले आदमी। बिल्कुल ऐसे। नवाज शरीफ ने कहा कि लूट लिया इसने, ये क्या लगा दिया है, हम ये कैसे ये थर्मल चलाएंगे, याद है ना? तो खैर नवाज शरीफ साहब बड़े काया आदमी, उन्होंने देखा कि पैसा कमाने का ये बहुत अच्छा निज़ाम है। ठीक है, पैसा कमाने का तो वैसे भी माहिर है ना। माहिर नवाज शरीफ को तो सिर्फ आपने बताना है कि भाई ये एक रास्ता है। ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने अब जब दोबारा आए तो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया कि सुनने में यह आया कि जो आपकी हाइड्रो की मोटर्स थी उनको खराब किया गया दानिस्ता तौर पर, और बिजली की जो हमारी हाइड्रो प्रोडक्शन थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस पर ये रिप्लेसमेंट लाना चाहते थे आईपीपीज की, सही, इंटरनेशनल पावर प्लांट्स।
अगर देखिए जी, सबकी जुबानबंदी आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के हल्के में ये बात सबसे ज्यादा कही जाती थी कि भाई आप पूरे मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, तो अब शहबाज शरीफ के बच्चों को भी तो कुछ दो ना। ठीक है। तो आईपीपी का जो मेजर ऑनर था, वो जो आवाज नून लीग के अंदर बड़ी मशहूर थी, वो ये थी कि हमजा शहबाज जो है वो आईपीपीज को मुख्तलिफ लोगों के नामों से, लेकिन असल में ऑनर जो है वो सलमान शहबाज। ठीक है। सलमान शहबाज साहब जो है, उन्होंने आईपीपीज को डील किया, बड़ी दौलत बनाई, बहुत दौलत बनाई आपके हमारे सामने। बल्कि इसके बाद हम दूसरा ये है कि इस अंदाज में इदारों को तबाह किया। नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी पॉलिसी, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि रियासत को मैं बेचूंगा, मैं लूटूंगा। ठीक है। और जो आदमी बोलता था या जुबान रखता था या उनके ऊपर कोई उंगली उठाना चाहता था, वो कहते थे जहां से तुम खा सकते हो वहां से तुम खाओ। उन्होंने इदारों में इस तरह का गंद फैलाया, ऐसी बदनज़मी लेकर आए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब कि आज आपके किसी इदारे में ना डिसिप्लिन है ना सिस्टम है। ठीक है। तबाह करके रख दिया इदारों को। सही। अब ये लेस्को, पेस्को, फेस्को, गैपको, ये जो सब कुछ बनाया, ये क्या था? ये ऑटोनमस इदारे बनाए कि लूटो इन शहरों को। ठीक है। ये आईपीपीज का क्या कमाल इसमें? आईपीपीज का ये है जनाबे अली कि आईपीपीज, अब आप देखें ना, पेट्रोल पे आईपीपी चल रही है। ये क्या इसको कहते हैं आप, फर्नेस ऑयल पे। फर्नेस ऑयल। और भाई आपके यहाँ कुएं हैं जो आप आईपीपी लगा रहे हैं। अगर आप बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे तो इंडिया ने कितने सैकड़ों डैम बना लिए, बल्कि शायद हमारे पास तो पानी का जखीरा वाफर मौजूद है बारिशों का, और सारा पानी आप जाया कर रहे हैं। सारा पानी आप जाया कर रहे हैं ना। आपका वो पानी बिजली बनाने के काम आ रहा है ना एग्रीकल्चर के काम आ रहा है। सही। आपने किया क्या? लूटा, पैसे इकट्ठे किए, सारे मुल्क को मकरूज किया, चीजें गिरवी रखी इन्होंने, पूरा पाकिस्तान गिरवी कर दिए। और फिर देखें कि जो इनके दाएं बाएं थे वो भी लूट मार के माहिर थे। उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ को इनके कारिंदों को हिस्सा दिया, खुद भी वो अरबों रुपए लूट के यहाँ से फरार हुए। देखें जी, वो अरबों लूटने वाले तो शायद कोई 50-100 लोग होंगे। हर सतह पर इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, भंबोड़ा, नोचा। ऐसा नहीं है क्या? सही, बिल्कुल। आज हर सतह पर आज मुल्क में गुर्बत की ये हाल है कि पाकिस्तान की आबादी का 65% गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से आता है, रिहायश उनके पास नहीं है। अब वही लोग, अगर हम तो कहते हैं ना इनकलाब आए, ये लोग इनकलाबी बड़े आजकल सरगर्म है, ये पीडीएम वाले लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। और लोग वहां पे जाके इनके जलसों में कहते हैं कि इन्होंने हमें 1000 रुपया दिहाड़ी पे लाए थे और खाना नहीं दिया, वापसी भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं। पीडीएम का कोई कौमी नजरिया तो है ही नहीं। जो पीडीएम का तो कौमी नजरिया ही नहीं। शिरानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कह दिया कि ये फ्रॉड है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान फ्रॉड हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के जो मानने वाले थे, जो मौलाना फजलुर रहमान के मुतकदीन थे, जो इनके मुरीदैन थे, इस बार तो जलसे में वो भी नहीं आए। वो भी नहीं आए। मौलाना साहब के सर पे ये जलसा होना था, मौलाना साहब। और दूसरा ये जो है मरियम साहिबा, जिसे आप कहते हैं कि नून लीग का लाहौर गढ़, ऐसा कतल नहीं है कि नून लीग का लाहौर गढ़ है, बकौल उनके। बकौल उनके। देखिए जी, अगर मरियम इतनी मजबूत होती तो उसको क्या जरूरत थी कि सिंध से जाके बिलावल को लेकर आती? उसको क्या जरूरत थी कि वो मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाती? उसको क्या जरूरत थी कि वो अपने साथ और 9, 10, 11, 12 पार्टियों को मिलाती और महमूद खान अचकजई से पंजाबियों को जलील कराती? और ये उसके मैनिफेस्टो में शामिल है। ये मरियम के मैनिफेस्टो में शामिल है कि उसने हम लोगों को जलील कराना है। हम सब उसके मुजरम हैं मरियम की नजर में। वो कहती है कि इन्होंने मेरे बाप को मरवाया,
अब ये मुल्क रहे ना रहे, ये पंजाब रहे ना रहे, मेरा अब्बा बचना चाहिए जो डकैत है, जो लोग यहाँ पे मर जाए। उनकी ये ख्वाहिश है कि लोग बाहर निकलें, लड़ें, एक दूसरे को कत्ल करें, गालियां दें, ईंटें पत्थर बरसाएं, दुकानों को लूटें, पेट्रोल पंपों को आग लगाएं, इदारों को तबाह करें और एक ऐसा माहौल बन जाए कि अफरा तफरी हो जाए। एक चीज याद रखनी है, ये बातें होती है नजरियात पे। सही, इन्होंने तो नजरियात छोड़े ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने सियासत को इस कदर गंदा कर दिया, इस कदर गलीज कर दिया कि अब सियासत में वो दम नहीं रहा। हमें याद है वर्कर एक दूसरे से लड़ने मरने तक जाया करते थे, बिल्कुल फायरिंग हो जाती थी, फायरिंग होती थी और बकायदा कि तूने मेरे लीडर को कहा, तूने मेरे लीडर को कहा, और वो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां बन जाया करती थी। ऐसे ही आज आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये हालात नजर आते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए वो भट्टो साहब का दौर, भट्टो साहब जनाब जेल चले गए तो बहुत बड़े बड़े मजमे लगते थे कि आज फलां ने गिरफ्तारी दे दी। हाँ जी, सही बात है। उस वक्त लोगों ने कोड़े खाए। वो नजरियात थे, वो नजरियात थे। उन्हीं नजरियात के साथ तो अवाम के साथ खेल रहे हैं, उन नजरियात को लेके ये चल रहे हैं, कैश कर रहे हैं। और बिलावल ने जो पार्टी का बहाल किया, पार्टी पंजाब से खत्म हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में वो इलेक्शन हार गए। अब आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहाँ पे भी पीपल पार्टी की इस दौर में हुकूमत रही है। अब वहाँ पे पीपल पार्टी का सफाया हो गया, अब नून लीग भी जाने वाली है वहाँ पे। अब तो गवर्नमेंट नून लीग की है। नून लीग का मैं समझता हूँ अब पंजाब में भी अगर ये इस्तीफे देने पे आए, ये तो इस्तीफे लेने चले थे ना और खुद इस्तीफे देने पे आ गए और अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो अगर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुए, मैं समझता हूँ वहाँ पे पीटीए के जो उम्मीदवार वो जीत जाएगा। आप क्या समझते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो मुझे वो जो बिलावल साहब हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि बिलावल कहाँ से लीडर आ गया, मुझे ये बताएं। ये कैसी सियासी जमात है जो मौरूसी हो गई? एतजाज ऐसे नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह नजर नहीं आता, वो गायब हो गए, उनको गायब, मैं तो कहता हूँ उन्हें कर दिया गया गायब। और सबसे पहली बात ये है, एक बहुत बड़ा सवाल है, बेनजीर की असैसिनेशन होती है, उसके बाद 5 साल का दौर जरदारी का आता है। 5 साल का दौर जरदारी का। जरदारी के दौर में वो कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? बात किसी और तरफ निकल गई, बिल्कुल उन्होंने निकाल दिया। लेकिन नहीं, अब हमारी गुफ्तगू भी किसी और तरफ। हाँ जी बिल्कुल, हमने तो हम किसी और चीज को फोकस कर रहे हैं, लेकिन और से शुरू हुए थे। लेकिन बात ये है कि इनके गंद इतने हैं, इनके गंद इतने हैं। आज बिलावल कहता है जी बेनजीर के कातिल लाओ। अपने अब्बे से पूछ, जिस वक्त वो सदर पाकिस्तान था, जिस वक्त वो क्या कहते हैं जी, जो सदर पाकिस्तान होता है वो चीफ क्या होता है, उसके पास एक बहुत बड़ा ओहदा भी तो होता है ना इसका, वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान भी था। और इसके साथ वो मतलब साथ वो पार्टी का सरबराह भी था, कमांडर इन चीफ भी होता है। बिल्कुल, कमांडर इन चीफ भी था, बिल्कुल ठीक है। कमांडर इन चीफ, उसने बेनजीर के कत्ल की बात ही नहीं कराई। हमारी कौम का अरबों रुपया लगा दिया, इन्वेस्टिगेटर उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। भाई पाकिस्तान के ये मर गए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एजेंसियां, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की एजेंसियां इस वक्त दुनिया की नंबर 1 मानी हुई एजेंसियां हैं। अमेरिका चाह कर जाता है, सही। और ये लेकर आ रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड से। क्या इन्हें अपने मुल्क के सिपाहियों पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पे इन्हें एतमाद नहीं? इन्हें बिल्कुल एतमाद नहीं है, क्योंकि इनके अस्पताल लंदन में, इनके अस्पताल पेरिस में, इनके क्लब लंदन में, इनकी क्लब पेरिस में, ये सुबह का नाश्ता लाहौर में करते हैं या कराची में करते हैं, दोपहर का खाना पेरिस में होता है। भाई ये हमारे अवामी तो है ही नहीं ना। बिल्कुल अवामी नहीं है, मगर लोगों को भी समझ नहीं आती जो इनके पीछे लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि लोगों के पास एंटरटेनमेंट नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये शराब पिए तो हलाल है, अगर कोई आदमी सड़क पे पिए, गरीब आदमी पिए तो उसके ऊपर पर्चा है। जिमखाना क्लब में आप देखें तो वहां पर कार्ड्स चल रही है 24 घंटे, और अगर किसी थड़े पे या गरीब के घर में ताश चल रही है तो कुमारबाज पकड़ लिए। ये कैसी दोगला निजाम है ये इन्होंने किया सारा। ये इन्होंने अपने मुफाद के लिए, जितने सरमायादार हैं उन्होंने अपने मुफाद के लिए अलग
निज़ाम बना लिया, और जो गरीब लोग हैं उनको गुर्बत की दलदल में मजीद धकेलने के लिए उनको अलग निज़ाम दे दिया। गरीब इसलिए किया, मुझे याद है जब हम लोग बच्चे थे तो दस्तक होती थी, फकीर आता था तो हम एक बड़ा कौला भर के आटे का जिसमें कुछ 2-3 सेर आटा होता था वो हम फकीर को देते थे। आज आटा महंगा हो गया, आज हम 10 रुपए दे देते हैं, 50 रुपए दे देते हैं, लेकिन वो कौला भर के आटे का नहीं दे सकते। ये सब भूख नंग इनकी फैलाई हुई है। मैं तो कहता हूं वो जो शहबाज शरीफ बढ़के मारता था कि मैं जरदारी के पेट से निकालूंगा, उससे पूछे आज वो जेल के अंदर है, उससे नहीं पूछा जाता है कि भाई उसका बेटा जेल में मिलके आया, जरदारी का बेटा उसको मिल के आया, जेल के अंदर मिल के आया, वहां पे उन्होंने मिलके खाना खाया सारा। क्या मजेदारी की जो कल एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, आज वो इकट्ठे हैं मुफाद के लिए, अपने लालच के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार से बाहर हो गई सारा। मेरा ख्याल है हमें आवाम के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, अपील करनी चाहिए, इन मासूम लोगों को ये बताना चाहिए कि देख लो ये कैसे भेड़िए, आज ये 11 के 11 इकट्ठे हुई हुई हैं जमातें, पीडीएम आपकी, पीडीएम 11, कोई इख्तलाफ नहीं एक दूसरे के और साथ, ये एक दूसरे के दुश्मन रहे, जानी दुश्मन रहे एक दूसरे के, जानी दुश्मन। और अभी तक नैब में जो केस चल रहे हैं वो जरदारी दौर में नवाज शरीफ पे बने थे, एक भी केस नया नहीं है, एक भी केस नया नहीं, सारे पुराने केस हैं, और ये लोगों को ऐसे बेवकूफ बना के बताते हैं कि जी ये सारा कुछ। सवाल तो ये है कि एक 2 फूलों वाला SHO वो उसके हाथ में जब कोई बहुत बड़ा डकैत आता है तो जिस वक्त वो उसको 3rd डिग्री लगाता है तो डकैत ने कुछ लूटा हो या ना लूटा हो, वो अपना घर पूरा थानेदार को दे देता है, वो अपना पूरा घर थानेदार को रिकवरी में दे देता है, उसके बाद थानेदार उसके ऊपर 40 पर्चे भी देता है डकैतियों के, और वो रिकवरी भी डालता है, बाद में बेशक थानेदार ने वो घर ले जानी है रिकवरी। सही। बुनियादी चीज ये है कि नवाज शरीफ से और आप आसिफ अली जरदारी से और शहबाज शरीफ से और हमजे से आप इन्हें शैतान की बोतल पकड़ा के पूछते हैं कि भाई आपने खाया क्या है, निकालो, वो निकालेगा ऐसे? नहीं निकालेगा, वो निकालेगा। अच्छा, अभी पंजाब असेंबली का आज इजलास हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और उसमें देखें कि उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए हुए हमजा शहबाज के। हमजा शहबाज आता है, एक कमरे में बैठ जाता है, वहाँ पे सारी मीटिंगें होती हैं, उसकी फैमिली सारी उधर आ जाती है, उसके सारे वर्कर आ जाते हैं, वो वहाँ से उठ के इजलास में नहीं जाता, हाउस में नहीं जाता, वहाँ आता जिस मकसद के लिए है वो मकसद पूरा नहीं करता। वो असेंबली में आता जरूर है मगर हाउस में नहीं जाता, बचा के रहे अलग कमरे में बैठा हुआ, वहां पे मीटिंगें होती हैं, और अभी भी वो रात को जाएगा तकरीबन 11-12 बजे, जब इजलास खत्म हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, वो बैठा रहेगा। उसके लिए तो खेल है ना, और ये क्या तकद्दस है उसके लिए। देखिए उसको जो फायदा दे रहे हैं वो चौधरी बरादरान है। हालांकि इमरान खान ने बड़े वादे लफ्जों में कहा था कि कोई सी भी ऐसे जो मुल्ज़म हैं जिस पे केस चल रहे हैं करप्शन के, उसको प्रोटेक्शन आर्डर जारी ना किए जाएं, मगर चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग नून पे इतने मेहरबान हैं को बार बार उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते हैं। देखिए जी, और उनको ये नहीं कहते कि आप असेंबली में तो आए, हाउस में तो आए। एक छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा कि एक 16वें 17वें 15वें 14वें ग्रेड के मुलाजिम के ऊपर पर्चा हो जाए, FIR चौक हो जाए, तो वो मुअत्तल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है जब तक कि वो डिसाइड ना हो जाए। और ये MPA MNA ये ऐसे माफूकुल फितरत हैं, ये ऐसे कानून से मुबर्रा हैं कि ये चोर भी हो जाए, इन पे चोरियां साबित भी हो जाए, इनकी गाड़ियां बताएं, इनके घर बताएं, इनके रहन सहन बताएं, और कि भाई इन्होंने लूटा है, इन्होंने खाया है, इन्होंने इस मुल्क को कंगला कर दिया है, इन्होंने इस मुल्क के शहरियों के हुकूक पामाल करके रख दिए, उसके बावजूद ये MPA रहेंगे। इनकी MPA शिप जो है वो सस्पेंड नहीं होगी? क्या ये लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए कि जिसके ऊपर एतराज आ जाए, जिसके ऊपर एतराज आ जाए वो पहले अपने आप को क्लियर करे और उसके बाद वो अपने आप को मेंबर असेंबली कहलवाए? क्या ये लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मगर करनी इन्होंने करनी है, जो खुद करोड़ों रुपए टिकट के चंदा दे के टिकट लेते हैं, फिर असेंबलियों में आते हैं, और जो मखसूस सीटें हैं वो बिकती हैं। तो मेरा ख्याल आज का प्रोग्राम हम इतना करें, आने वाले दिनों में हम ये जो अरकान असेंबली हैं ये कैसे आते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं, इनके गोशवारे कैसे जमा कराते हैं, इलेक्शन कमीशन को कैसे धोखा देते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो पैसा इनका
ओरिजिनल लगता है, वो हम इस पे ज़रा तफसीली बात कर लेंगे कि एक MPA MNA या सेनेटर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है इन लोगों का, कितना इनका खर्चा आ जाता है और इनका फिर आने का मकसद क्या होता है कि असम्बलियों में बैठ के क्या करते हैं, क्या हासिल करते हैं। तो हम उम्मीद है आने वाले दिनों में इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। ज़ुल्फ़िकार साहब की मेहरबानी, आपने टाइम दिया। दोस्तों इसके साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।